नमस्कार। मैं दीपक राणा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पारंपरिक मित्र पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि उसे आतंकवाद का रास्ता अब छोड़ना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्राउन प्रिंस की द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। साथ ही संयुक्त तौर पर आतंकवाद को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा बताया। बयान में यह भी कहा गया है कि आतंकवाद को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद को किसी धर्म संस्कृति से जोड़ने की कोशिशों को भी दोनों देशों ने भर्त्सना की है। क्राउन प्रिंस का यह संदेश इस मायने में भी अहम है कि पाकिस्तान के तमाम आग्रह के बावजूद G20 सम्मेलन में भाग लेने आए प्रिंस सलमान आते या जाते वक्त पाकिस्तान नहीं गए। इसे लेकर पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है और इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के बाद जारी साझा बयान में दोनों देशों ने अन्य देशों से आह्वान किया है कि वो आतंकवाद को खारिज करें, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त करें। इसमें आतंकवादियों के हाथों मिसाइल या ड्रोन पड़ने और इसे किसी दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिशों को रोकने के लिए भी उचित कार्रवाई करने की बात कही। साझा बयान में दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान को आतंकवादियों चरमपंथी समूहों के लिए एक मंच या सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल नहीं करने देने पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। संयुक्त बयान में कहा गया है कि साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, नशीले पदार्थ और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने पर महत्व दिया गया। दोनों पक्ष समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप जलमार्गों की सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग पर सहमत हुए। अफगानिस्तान पर दोनों पक्षों ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के महत्व और इन्हें जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता के साथ एक समावेशी सरकार के गठन के महत्व पर जोर दिया। भारत और सऊदी अरब ने पिछले एक दशक में द्विपक्षीय रिश्तों की जो मजबूती दी है उसे अब नया मुकाम देने की तैयारी हो चुकी है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सोमवार को यहां एक दिन की राजकीय यात्रा पर रहे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और PM मोदी की अगुवाई में भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक हुई, जिसमें ऊर्जा संबंधों से लेकर
नई प्रौद्योगिकी में रिश्तों को व्यापक बनाने पर बात हुई। क्राउन प्रिंस मोहम्मद का सोमवार सुबह राष्ट्रपति भवन में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। इसके साथ उनके पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय आधिकारिक वार्ता हुई। उनका स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सऊदी अरब भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में एक है। आज की बैठक के बाद हमारे रिश्तों को नई दिशा व ऊर्जा मिलेगी। दोनों देशों की साझेदारी न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व में शांति व स्थिरता के लिए जरूरी है। इस वार्ता में पारंपरिक ऊर्जा संबंधों को नए परिवेश के मुताबिक विस्तारित करने का फैसला किया गया। इसे समग्र ऊर्जा साझेदारी का नाम दिया गया है, जिसमें कच्चे तेल के कारोबार, नई रिफाइनरी से लेकर रिन्यूएबल ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन जैसे ऊर्जा के नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सऊदी अरब लंबे अरसे से भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। इस बैठक में फैसला किया गया है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक विशालकाय पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने की योजना पर नए सिरे से विमर्श किया जाएगा। इस रिफाइनरी की लागत करीब $50 अरब की हो सकती है। दोनों देशों के बीच 8 नए समझौते किए गए हैं, जिसमें डिजिटलीकरण और निवेश संवर्धन जैसे क्षेत्र हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव ने बताया कि दोनों नेताओं की अगुवाई में रुपए और रियाल में कारोबार करने पर भी बात हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हुई। सऊदी अरब ने पिछले वर्ष 5 देशों का चयन किया है, जिसके साथ वह अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है। इसमें मुख्यतः भारत शामिल है। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की स्थापना को लेकर हुए समझौते पर भी बात हुई है। भारत और सऊदी अरब इस कॉरिडोर के अहम साझीदार हैं। क्राउन प्रिंस ने कहा, मैं भारत यात्रा पर आकर बेहद प्रसन्न हूँ। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत को बधाई। शिखर सम्मेलन के दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसका फायदा इस समूह के देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को होगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे और जिससे दोनों देशों का भविष्य बेहतर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में सऊदी अरब का निवेश बढ़ाने के पर्याप्त अवसर है। राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारों में से एक है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर खुशी जताई। राष्ट्रपति ने क्राउन प्रिंस के सम्मान में भोज भी दिया। कहा कि वर्तमान दौर में भारत सऊदी अरब सांस्कृतिक अनुभव और आर्थिक तालमेल साझा कर रहे हैं। दोनों देश एक समृद्ध दुनिया के लिए प्रतिबद्धता साझा करते हैं। जो समझौते हुए हैं वह इस प्रकार है: ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग और सऊदी भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के बीच सहयोग, भारत और सऊदी के एग्जिम बैंकों में आपसी सहयोग, लघु और मध्यम
उद्यम बैंकों के बीच समझौता। पर्यटन और संस्कृति के अलावा दोनों देश भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौते वार्ता में लाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने संभावित सहयोग के लिए पावर ग्रिड, गैस ग्रिड, ऑप्टिकल ग्रिड और फाइबर नेटवर्क पर भी विचार विमर्श किया। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब की कंपनियों के बीच 2 दर्जन से ज़्यादा समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए गए। सऊदी अरब के निवेश मंत्री HE खालिद ने कहा है कि उनका देश भारतीय स्टार्टअप्स को मदद देने के लिए उत्सुक है और वह उन्हें वित्तीय मदद भी करना चाहता है। ऐसे भारतीय स्टार्टअप जो दोनों देशों के लिए काम करने के इच्छुक होंगे, उन्हें सऊदी अरब अपने देश में जगह मुहैया कराएगा। स्टार्टअप चाहें तो डिजिटल रूप से भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार के स्टार्टअप्स के लिए सऊदी अरब अपने वेंचर कैपिटलिस्ट से बात करेगा और भारतीय VC के साथ मिलकर एक संयुक्त पार्टनरशिप तैयार किया जा सकता है। खालिद ने कहा कि अगले कुछ सप्ताह में वित्तीय मदद को लेकर समझौता संभव है। उन्होंने उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम में वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत के दौरान कहा कि सऊदी अरब जल्द ही मुंबई, दिल्ली व गुजरात की गिफ्ट सिटी में निवेश प्रोत्साहन व सुविधा के लिए अपना कार्यालय खोल देगा। बातचीत में गोयल ने उनसे कहा था कि पिछले साल सऊदी अरब से सिर्फ $4 अरब का निवेश भारत में किया गया, जबकि कोरोना जैसी चुनौतीपूर्ण काल में सऊदी ने भारत में $2.1 अरब का निवेश किया। लेकिन अब अगले कुछ सप्ताह में निवेश संभावना और सुविधा के लिए नए कार्यालय खोले जाएंगे और व्यापक स्तर पर निवेश किया जाएगा। गोयल के साथ बातचीत में दोनों देश व्यापार व निवेश को दोगुना करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। यूक्रेन युद्ध से उपजी जटिल स्थितियों में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता ने विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगा दिए हैं। भारत की प्रतिष्ठा अब 4 गुना बढ़ चुकी है। इसे विश्व मीडिया ने स्वीकार कर लिया है। विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है, उससे विश्व राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ चुका है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार भारत ने विरोधाभासों को दूर करके सभी देशों को एक साथ लाने में जो सफलता हासिल की है, यह बहुत ही अद्भुत और भारत की कूटनीतिक जीत है। ब्लूमबर्ग के अनुसार G20 की सफलता ने विश्व के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का कद बहुत बढ़ा दिया है और वह बहुत ही अग्रणी नेताओं में शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि चीन के ही सरकारी समाचार पत्र इस बात को कह रहे हैं
ग्लोबल टाइम्स ने भी G20 की सफलता को मोदी का कद बढ़ाने वाला बहुत बड़ा कदम बताया है। ब्रिटिश समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स ने G20 की सफलता को भारत को प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को जीत करार दिया है कि वह मोदी के व्यक्तित्व की वजह से ही सहमति बनी है। जबकि फ्रेंच भाषा के अखबार ली टाइम्स ने अफ्रीकन यूनियन की G20 में सदस्यता को मोदी की सबसे बड़ी जीत बताया है। गल्फ न्यूज़ ने भी कहा है कि G20 की सफलता ने भारत बहुआयामी कूटनीतिक क्षमता को उजागर किया है। भारत अब ऐसी आवाज़ बन चुका है जिसे अब विश्व में हर कोई सुन रहा है। विश्व राजनीति पर नज़र रखने वाली पत्रिका पॉलिटिको ने G20 सम्मेलन के अवसर का बहुत अच्छी तरह से लाभ लेने की भारत की क्षमता की भूरी भूरी सराहना की है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने को भारतीय कूटनीति के लिए सबसे बड़ी जीत बताया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि वन बेल्ट वन रोड पहल के माध्यम से चीन ने पूरी दुनिया के फैसलों को प्रभावित करने की जो कोशिश की थी, लेकिन भारत पश्चिम एशिया और यूरोप कॉरिडोर की पेशकश करके बीजिंग की इस महत्वाकांक्षा को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया है। एसोचैम के महानिदेशक दीपक सूद ने कहा कि G20 में सर्वसम्मति से जारी किया गया संयुक्त घोषणा पत्र एक प्रभावशाली आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में भारत के बढ़ते दबदबे का प्रतिबिंब है। नॉस्कॉम की प्रेसिडेंट देवयानी घोष ने इसे एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर बताया है। फिक्की के प्रेसिडेंट शुभक्रांत पांडा ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में आम सहमति बनाने के काम को पूरा करना एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय का प्रतीक है। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने कहा कि लगभग असंभव को संभव बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। चर्चा यह भी अब चल पड़ी है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा सहित दुनिया भर के देशों में मौजूद भारतीय कलाकृतियों और मूर्तियों को देश में वापस लाने को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही बहुत बड़ा अभियान शुरू कर सकती है। फिलहाल भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान न सिर्फ इसे लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, बल्कि इससे जुड़े पहलुओं को घोषणा पत्र में भी जगह दिलाई है। इसके साथ ही कहा है कि तस्करी, चोरी सहित दूसरे तरीकों से ले जाई गई अपनी किसी भी पहचान कलाकृति को उस देश को पाने का अधिकार है जिन देशों के पास दूसरे देशों की
इस तरह की चीज़ें मौजूद है उन्हें उसे वापस कर देना पड़ेगा। संस्कृति मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार G20 की बैठकों के दौरान शुरू से ही इस विषय को प्रमुखता से शामिल किया गया था, जिसे बाद में घोषणा पत्र में भी जगह दी गई है। मंत्रालय का मानना है कि विगत वर्षों में उसे दूसरे देशों में मौजूद अपनी कलाकृतियों को वापस लाने में बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल इससे उत्साहित मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मदद से इस संबंध में एक खाका तैयार करने में जुट गया है। साथ ही यह भी चिन्हित किया जा रहा है कि किन देशों में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है जो भारतीय है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक दूसरे देशों से 251 मूर्तियों को प्राचीन धरोहरों को वापस लाया गया है। इनमें 238 मूर्तियों और प्राचीन धरोहर को 2014 के बाद लाया गया है। इस दौरान जिन प्राचीन धरोहर और मूर्तियों को वापस लाया गया है उनमें वाराणसी की अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, चित्तौड़गढ़ की नटराज की मूर्ति मुख्यतः शामिल है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।